हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर प्रशांत जगताप एंड वेलकम टू सीएपीएफ पाथफाइंडर्स एंड पाथफाइंडर्स एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 2 का जो मॉक टेस्ट हुआ था 4 अक्टूबर को, उसका डिस्कशन करेंगे। 11 अक्टूबर का डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुका था और वो आपने देख भी लिया होगा। अभी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4 अक्टूबर का जो डिस्कशन हुआ था, मॉक टेस्ट था। टेस्ट सीरीज़ अभी भी शुरू है, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। 11 अक्टूबर से लेके 11 दिसंबर तक टोटल हम लोग 10 टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप चाहते हो तो 10 फुल सिलेबस टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर मैं आपको और एक नंबर प्रोवाइड करता हूँ। एट फाइव 30314222। You can call on this number और 8530316222 के ऊपर आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसके ऊपर बात कर सकते हैं। About me, I am Assistant Commander Dr. Prashant Jagtap. I joined Central Industrial Security Force in 2014 after cracking UPC CAPF 2012 examination. I served in CSF for 5 years as Assistant Command Executive. I previously also worked as Medical Officer Class 1 gazetted with Government of Maharashtra. I also worked as Assistant Lecturer in Government Medical College Kolhapur in Forensic Medicine and Toxicology Department. I am currently visiting faculty at Competitive Exam Center, Pune University. I am currently one of the top educators on Unacademy for CAPF category. I am the director and the founder of the Pathfinders Academy and CAPF Pathfinders Pune and Delhi, जहाँ से 2018 में 120 असिस्टेंट कमांडेंट का सिलेक्शन हो चुका है। एंड आई एम द ऑथर ऑफ टॉप 3 बुक्स फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन फॉर मैग्रा हिल publication, and more than 13,000 students are already following me live on an academic session. By qualification, I am MBBS from Government Medical College and MA Psychology, and I am currently pursuing MA in Security and Defense Laws from Nalsar Law University, Hyderabad. This is me. This is the life of Assistant Commandant in any of the forces. This is me with my first official vehicle. Now in CISF, in my unit, Assistant Commandant has black color Scorpio with blue beacon. 4 अक्टूबर जो टेस्ट हुआ था, इट वाजंट एग्जैक्टली फुल सिलेबस टेस्ट। इसमें 2 आर्ग्यूमेंट 2 रिपोर्ट और एक पैसेज था। 2 आर्ग्यूमेंट 2 रिपोर्ट और एक पैसेज था, प्रेसी के लिए दिया हुआ। तो इसमें जो क्वेश्चंस थे, आर्ग्यूमेंट: द मनी डोनेटेड एट ऑल द रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया शुड बी डायरेक्टली गो इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये पहला था। 5 years मिलिट्री सर्विस मस्ट बी मेड मैंडेटरी बिफोर ज्वाइनिंग एनी सिविलियन गवर्नमेंट जॉब। ये दूसरा था। 2 रिपोर्ट्स थे: विमेन सिक्योरिटी इशूज़ इन इंडिया एंड कोस्टल सिक्योरिटी एंड इंडिया, और एक प्रेसी था। आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। आप जो पेपर भेज रहे हो, जो मेरे ऑलरेडी एनरोल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि थोड़े से डिले हो रहे हैं पेपर चेक करने के लिए, बिकॉज वी आर फेसिंग सीरियस प्रॉब्लम्स विद द जीमेल अकाउंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, क्योंकि जीमेल क्या करता है, आपके पेपर के जो आप पेपर भेज रहे हो उसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो जीमेल गूगल खुद बीच बीच में फॉर सिक्योरिटी रीजंस हमारा ईमेल एड्रेस ब्लॉक कर रहा है, तो उसके वजह से हम लोग पेपर्स को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। सो वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू रिजॉल्व दिस इशू. Hopefully within couple of days we'll try to resolve this issue completely, so that we'll be able to evaluate your papers as early as possible. The inconvenience is regretted. प्लीज़ जो इंस्ट्रक्शंस है पक्का फॉलो कीजिएगा, so that you do not face any problems. If you have any queries, you can contact us on our new phone numbers 8530314222 or 8530316222. 8530316222, 8530314222। सिर्फ एक 4 और 6 का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। आर्ग्यूमेंट: द मनी डोनेटेड एट ऑल द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन
इन इंडिया शुड डायरेक्टली गो इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आर्ग्यूमेंट आपके 20 मार्क का एक आर्ग्यूमेंट रहता है, बहुत ही स्कोरिंग एरिया है। इसको पॉइंट फॉर्मेट में लिखोगे ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा और ज़्यादा क्लैरिटी रहेगा। सो इसको आप इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हो, आप इसमें बेसिकली आर्ग्यूमेंट का जो इंट्रोडक्शन रहता है उसमें कभी भी आर्ग्यूमेंट के फॉर या अगेंस्ट में, मतलब फेवर या अगेंस्ट वाले आर्ग्यूमेंट वाले पॉइंट नहीं डालना चाहिए। बेसिकली ये सिचुएशन क्यों आया और ये डिबेट क्यों रेज हुआ है और इसका बैकग्राउंड बता दीजिए। यू कैन टॉक अबाउट the religious institutes in India are collecting money in the form of donations from the जो लोग हैं उनसे ये डोनेशंस एक्सेप्ट करते हैं, बट दैट मनी रिमेन्स विद द ट्रस्ट। वो जो रिलीजियस ट्रस्ट है उसके पास वो पैसा रहता है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का सुपरविजन रहता है, लेकिन वो पैसा ट्रस्ट के साथ ही रहता है मेनली। सो अभी इसमें आर्ग्यूमेंट ये है कि यू कैन से दैट when our country is fighting very hard with the current situation like COVID and many times with the disasters, and when economy is slowing down, there is a huge burden on our national exchequer। हमारे गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं रहता। गवर्नमेंट पब्लिक को या कॉरपोरेट्स को टैक्स ज़्यादा लगा नहीं सकती है बिकॉज इट हैज़ सीरियस स्नो बॉलिंग इफेक्ट और रिपल इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, क्योंकि उससे इकोनॉमी और नीचे जाने का खतरा रहता है। सो इसीलिए नाउअडेज मेनी पीपल आर डिबेटिंग इवन अंडर दीज चैलेंजिंग टाइम्स all the money donated at the religious institutes in India, why should it remain with them? It should be directly go into the consolidated fund of India, जो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और इसके वे में इसके ऊपर यूज़ कर सकता है। ऐसा वाला आप इंट्रोडक्शन कर सकते हो। उसके बाद आपको फॉर ये वर्ड लिखना है और लिखना है द मनी डोनेटेड एट ऑल द रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया शुड डायरेक्टली गो इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बिकॉज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्यों जाना चाहिए? कोविड-19 सिचुएशन के वजह से, ड्यू टू द कोविड-19 सिचुएशन, द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू shrinked seriously and government needs more money. The money at religious institutes is not trust money. Money is of people of this country. तो वो डायरेक्टली इसके पास जाना चाहिए। आवर गवर्नमेंट इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पीपल्स गवर्नमेंट। सो लोगों का पैसा लोगों के पास जाना, लोगों के गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। लोगों का पैसा लोगों के पास जाना चाहिए। देयर विल बी मोर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अभी तो पता भी नहीं है क्या करते हैं। पैसा फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल। इंडिया के लोगों के वेलफेयर के लिए पैसा यूज़ किया जाएगा पूरा का पूरा। और क्या होगा? जो ट्रस्ट में करप्शंस होता है, करप्ट प्रैक्टिसेस चलते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल आ जाएगा, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं रहेगा। आप देखोगे बहुत सारे रिलीजियस ट्रस्ट का जो ट्रस्टी है, इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पोजीशन, वो तो कोई एहसान थोड़ी कर रहा है, लेकिन ट्रस्ट के भाविकों के पैसे के ऊपर वो BMW से हाई एलिट कार में घूम रहा है, उसका ऑफिस AC में रहता है, उसका क्या ज़रूरत है? वो अगर डिवोटी है, वो अगर भक्त है, तो ऐसा किसने बोला है कि भक्त है और सिर्फ वहाँ पे अच्छा भक्त है इसलिए उसको BMW मिलना चाहिए तो सबको ही दे दो।
ऐसा बात नहीं रहता ना। सो इसीलिए जो करप्ट इमोरल प्रैक्टिसेस चलते रहते हैं ना उधर, वो सब नहीं होंगे। मनी विल बी बेटर चैनलाइज एंड यूज फॉर बेटर वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगेंस्ट ये क्यों नहीं होना चाहिए? इट इज अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल। लोगों को गवर्नमेंट को ही देना होता तो गवर्नमेंट को ही देते थे। ट्रस्ट आर नॉन प्रॉफिट मेकिंग बॉडीज। वो कोई प्रॉफिट मेकिंग बॉडीज नहीं है, बिजनेस हब नहीं है। जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके जो ट्रस्ट है, दे आर इन्वॉल्व इन मेनी सोशल वेलफेयर या पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम। दिस विल बी हैम्पर्ड। जैसे गरीबों को खाना खिलाते हैं, कपड़े दिलाते हैं, दे रन चैरिटेबल हॉस्पिटल्स। जहाँ पे गवर्नमेंट का खुद का रीच बहुत कम है। There will be serious lack of funds in those hospitals. There is a chance that it might create political instability. And tensions, because the जो रिलीजियस यहाँ के लीडर्स हैं, दे आर उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और स्टेटस है, दे आर रिवर्ड। इट माइट क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। गवर्नमेंट ज़बरदस्ती ले रहा है एक्ट लगा के, ये लोगों का श्रद्धा का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। सो लॉ एंड ऑर्डर लाइक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनलाइजेशन हो सकता है इसका इशू का। देयर माइट बी द कम्युनलाइजेशन, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द इशू। ये इशू का कम्युनलाइजेशन है, पॉलिटिसाइजेशन हो सकता है। बिकॉज कुछ पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, कुछ पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के पास कम पैसा है। तो ऐसा हो सकता है कि लोग ऐसा सोचे कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को गवर्नमेंट फेवर कर रहा है और दूसरों को ये कर रहा है। सो दिस सेंटिमेंट माइट बी देयर, हर्ट हो सकता है। कंक्लूजन, आई विल कंक्लूड दिस। कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हो? इसको आप कंक्लूड कर सकते हो कि हाँ, गवर्नमेंट से इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इनसे पैसा नहीं लेना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए?
गवर्नमेंट इनको बोलना चाहिए, इनको सजेस्ट करना चाहिए बॉडी के ऊपर, कंट्रोल तो होना चाहिए. सो इन कंक्लूजन यू कैन राइट दैट उनको इनकरेज करना चाहिए टू पुट द एक्सेस अमाउंट into or deposit the excess amount into consolidated fund of India for the use of the government. जो excess है, जो यूज़ नहीं किया जा रहा है और जिसका ये हो रहा है, and should bring laws to bring more transparency and accountability. पूरा पैसा लेने से कुछ पैसा लिया जा सकता है. 5 years of military service must be made mandatory before joining any government job. ये आर्ग्यूमेंट क्या है? रिसेंटली अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने और आर्मी ने मिलके उन्होंने 3 years ऑफ मैंडेटरी, ये 3 years ऑफ टूर ऑफ ड्यूटी नाम का एक स्कीम शुरू किया था. वही टाइम पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी ने बोला था कि सब लोग को गवर्नमेंट जॉब में जो लोग भी इन्वॉल्व है, हर किसी ने एक बार तो मिलिट्री सर्विस कर लेना चाहिए, तभी जाके उनको पता चल जाएगा. सो वो बेसिस पे ये आर्ग्यूमेंट आया है. सो यू कैन राइट इंट्रोडक्शन दैट द गवर्नमेंट टुडे was thinking about making mandatory military service for 5 years before joining any civilian government job. तो सिविलियन गवर्नमेंट जॉब में जो भी जाएगा उसने 5 साल कम से कम मिलिट्री सर्विस किया रहेगा, उसी को प्रेफरेंस दिया जाएगा. तो ये डिबेट स्टार्ट हुआ है. इंट्रोडक्शन के बाद फॉर ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों होना चाहिए, व्हाट इज गुड विद दिस स्कीम. फॉर people will be the people who are serving will have more patriotic orientation in the service. They themselves are physically fit. आर्मी में सर्व किया है, आर्म फोर्सेस में सर्व किया है, दे आर फिजिकली फिट, लेस लॉसेस ऑफ टाइम ऑन सिकनेस. नहीं तो सिविलियंस अभी तो 30 साल के हो गए, नहीं तो उनको डायबिटीज़ हाइपरटेंशन शुरू हो जाता है और सिर्फ सिक लीव के ऊपर सिक लीव. दे हैव वेरी पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ओनली सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, सो दे आर वेरी लेस अवेयर अबाउट देयर ओन फिटनेस. सब मोटे मोटे डायबिटिक रहते हैं और बीमार पड़ जाते हैं और वो बेस्ट वे में नेशनल सर्विस नहीं दे सकते जिनका उनको देना चाहिए. दे विल बी मोर अवेयर अबाउट the challenges our soldiers are facing. इससे क्या हो जाएगा, इससे उनका ओरिएंटेशन सर्विस की तरफ और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, सेंस ऑफ सर्विस बढ़ जाएगा, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं. जो सर्विस ओरिएंटेशन है, दे विल हैव मोर ऑप्टिमिस्टिक व्यूज़. सर्विस वाला एटीट्यूड ज़्यादा रहेगा, साहब वाला एटीट्यूड कम रहेगा. ग्रास रूट लेवल में जाके इट विल इम्प्रूव इन देयर डिसीजन मेकिंग. आर्म फोर्सेस में बहुत फास्ट डिसीजन मेकिंग लेना पड़ता है. इट विल मेक देम मोर कॉन्फिडेंट. They can better handle disasters. डिज़ास्टर सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं. इमरजेंसी सिचुएशन में बेटर कोऑर्डिनेशन, क्योंकि सभी लोगों ने फोर्सेस में सर्व किया है. नेशनल इमरजेंसी या कोई भी इमरजेंसी हो,
दे आर इन बेटर पोजिशन, जिसमें सर्व किया हुआ हो सकता है, कि अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, सभी लोगों को कमेंडेटरी नहीं करना चाहिए, इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। as not as women are not preferred in armed forces, discriminatory against women। दूसरा है ट्रांसजेंडर्स सेम। तीसरा है फिजिकल फिटनेस, requirement of the forces is very stringent, not everyone is physically fit to join the armed forces। फिजिकल फिटनेस या फिजिकल स्टैंडर्ड्स आप बोल सकते हो, जैसे कि आर्म फोर्सेस में एक पर्टिकुलर हाइट से अबव बंदा चाहिए, वो नहीं रहेगा तो, एंड इट इज़ अबव द एवरेज हाइट्स एंड वेट्स एंड फिटनेस रिक्वायरमेंट्स ऑफ द नेशन, सो ये फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स डिस्क्रिमिनेटरी रहेंगे, क्योंकि हर कोई इतना फिट नहीं है और इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे जॉब प्रोफाइल का ये रिक्वायरमेंट नहीं है। नो गारंटी दैट जो आर्म फोर्सेस में जॉब किया है वो सिविलियन एरिया में ज़्यादा काम कर सकता है। Civilian administration, there is high chance that the person who has served in armed forces may take strong stand and deal with situation heavy handedly। हेवीली स्ट्रॉन्ग वे में फोर्स को यूज़ करने का ज़्यादा चांस है, फोर्स में यूज़ करने का ज़्यादा चांस है। देयर माइट बी मोर एग्रेसिवनेस in their approach। This might develop yes sir culture in bureaucracy। ठीक है ना, ये इसके ड्रॉबैक्स है। कंक्लूजन, it's a good step if implemented in right letter and spirit. It will bring more physically fit individuals, physically and mentally fit individuals into our bureaucracy, who are aware of the problems and the challenges faced by our soldiers, and will be more aware about what our country actually goes through and why it is more important to protect our country and national interests. But the few loopholes such as gender bias and the issues of the transgender, means issues of the equality, should be considered, and the discriminatory nature of this is physically unfit candidates who are not actually fit for the armed forces will be ineligible, and it will create a problem with the bureaucracy. It will create a discriminatory, it will be discriminatory without providing equal opportunities for this job, they should be addressed। ऐसे इसको आप कंक्लूड कर सकते हो। वीमेन इन सिक्योरिटी इश्यूज इन इंडिया, आपको पता है इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखना है। XYZ न्यू दिल्ली वीमेन सिक्योरिटी इश्यूज 4 अक्टूबर 2020। आप इसमें
इंट्रोडक्शन कर सकते हो अबाउट द सिक्योरिटी से वेरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस, रिसेंट न्यूज़, अब कथुआ केस या फिर कोई भी केस का रेफरेंस देके बता सकते हो. एंड रिसेंटली ऑल्सो इट हैज़ बीन फाउंड दैट ड्यूरिंग द लॉकडाउन्स domestic violence in cases has rose in India since lockdown, and the security issues uh, of women has uh, ever growing problem in India. फिर इसके बाद आप बॉडी पार्ट में आप 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. टाइप्स ऑफ इश्यूज़, कौन सा सिक्योरिटी इश्यूज़ वो फेस करते हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल. ठीक है, और इसके और थोड़े डिटेल्स लिख सकते हैं और थोड़ा डेटा लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में. दूसरे पार्ट में बता सकते कि ये सब कुछ इसका कुछ रीजंस या फिर कॉजेस क्या क्या है. तो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, माइंडसेट है, सोशल स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जहाँ पे मेल डोमिनेशन को प्रमोट किया जाता है एंड वीमेन को सोशल स्टेटस से बाहर ही रखा जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. ये रीजंस है. इसके बाद आप लिख सकते हो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स, ये इश्यूज़ की वजह से ऑन नेशन, ऑन सोसाइटी एंड ऑन वीमेन, और उसके सॉल्यूशंस जस्ट लाइक ऐसे. लेकिन इसमें डिफरेंस रहता है, ये ऐसे नहीं रहता. इसमें यहाँ पे बहुत कम ऑटोनॉमी रहता है. एंड कंक्लूजन एंड में चाहिए तो आप रेफरेंसेस दे सकते हो या सोर्सेज दे सकते हो, जिसमें आप बता सकते हो कि आपने ये कहाँ से डेटा लिया. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, नेशनल कमीशन ऑन विमेन, या कोई एनजीओ से डेटा लिया जा सकता है, जिसे आप ये लिख सकते हो. इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. द रिपोर्ट्स आर वेरी वेरी कॉमन एंड वेरी इजी टू डील विथ. कोस्टल सिक्योरिटी एंड इंडिया. इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हो कि इंडिया हैज़ कोस्ट लाइन ऑफ 7,500 किलोमीटर्स. एंड आप बता सकते हो कितने स्टेट्स क्या है, एक्सटेंड के बारे में बात कर सकते हो. या फिर आप यू कैन आल्सो डिस्कस अबाउट द चैलेंजेस ऑफ द कोस्टल सिक्योरिटी. वो XYZ ABC डेट वगैरह सब कुछ कॉमन रहेगा. फिर बॉडी पार्ट में आपको जो इंट्रोडक्शन में बताया उसके डिटेल में बताना है कोस्टल सिक्योरिटी चैलेंजेस. कोस्टल स्टेट्स कौन से हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस. चैलेंजेस में आपको लिखना है टाइप्स ऑफ चैलेंजेस, जैसे स्मगलिंग है, पायरेसी चलता रहता है. इसके साथ साथ वहाँ पे और भी कुछ इलीगल चीज़ें बहुत चलती रहती है. और इसके साथ साथ ड्रग, आर्म स्मगलिंग और एंटी नेशनल एक्टिविटी जैसे टेररिस्ट घुसना वगैरह वगैरह भी हो सकता है. डिटेल्स चैलेंजेस. एंड नेक्स्ट पार्ट में आप लिख सकते हो रीजंस क्या क्या रहते हैं उसके, या फिर कॉजेस क्या क्या है कि ये चैलेंजेस, सिक्योरिटी के चैलेंजेस प्रॉब्लमेटिक क्यों है, उसका इम्पैक्ट, वाई कोस्टल सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द नेशन. एंड सबसे लास्ट में सॉल्यूशन, जिसमें आपको बताना है कि जो कोस्टल सिक्योरिटी ये जो प्रॉब्लम है इसमें बहुत ज़्यादा एजेंसीज इन्वॉल्व हैं. जैसे कि इसमें CAPFs भी इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे CISF है. इसमें स्टेट पुलिस भी इन्वॉल्व रहती है, जिसमें मरीन पुलिस स्टेशन है और कोस्टल पुलिस स्टेशन है. इसमें टेरिटोरियल वाटर में गश्त लगाने का काम करता है इंडियन कोस्ट गार्ड, जो नेवी के कंट्रोल में है, और हाई सीज़ में नेवी काम करता रहता है. ये बहुत सारे अलग अलग एजेंसीज है. इसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व है, स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, फिशरीज़ मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, इसमें शिपिंग मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है. तो आई कार्ड कुछ कोई और देता है तो देयर इज़ अ सीरियस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. इसमें कस्टम्स डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व रहता है ये सभी सिक्योरिटीज़ में. सो ये मल्टीपल एजेंसीज़ की वजह से आने वाला प्रॉब्लम है, और इसके ऊपर सुपरविजन करने का जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर है. इसमें सेंट्रलाइज कोई भी नहीं है. देयर इज़ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड द इश्यूज एंड चैलेंजेस आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल. इसलिए इसको एड्रेस करना थोड़ा मुश्किल है. इसमें एक सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेशन एजेंसी होनी चाहिए विच कैन एड्रेस ऑल द इश्यूज. कंक्लूजन, किसी कोस्टल सिक्योरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 1993 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे बॉम्बे में, मुंबई में, तो उसमें भी जो ये आया था, एक्सप्लोजिव आए थे, कोस्टल से आए थे. इंडिया में काफ़ी सारे आर्म्स भी अब तक जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में पाए गए हैं वो भी कोस्टल से आए थे. 2008 में भी
जो टेररिस्ट इंडिया में आए थे कोस्टल से आए थे, और मोस्ट ऑफ द स्मगलिंग जो होता है इंडिया में कोस्टल एरिया से होता है, इसीलिए इसका सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो प्रेसी था, इस बार पूछा गया था, प्रेसी का सिंपल रूल आपको बताता हूँ। प्रेसी में डू नॉट ऐड एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से कुछ भी ऐड नहीं करना है। जो दिया है उसके ऊपर होलिस्टिकली लिखो, ठीक है। जो दिया है उसके ऊपर होलिस्टिकली लिखो, मीन्स ये कंप्लीट होना चाहिए, आपका प्रेसी कंप्लीट होना चाहिए। आप ज़रूरत पड़ती है तो पैराग्राफ बना लो, पंक्चुएशन ठीक से कर दो, मतलब फुल स्टॉप वगैरह वगैरह ठीक से यूज़ करो, सिंपल सेंटेंसेस रखो, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के ऊपर करो, और जो आपका प्रेसी है इट शुड बी लाइक मिनिएचर पोर्ट्रेट। मतलब क्या है, आपका प्रेसी खुद ब खुद कंप्लीट होना चाहिए, इसमें कुछ लैक्यूना नहीं रहना चाहिए, ये कोहेरेंट रहना चाहिए, कुछ लाइन कॉपी किए हैं ऐसा नहीं लगना चाहिए, और इसका खुद का एक नेचुरल फ्लो रहना चाहिए। इससे आपको प्रेसी में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ये अच्छा स्कोरिंग एरिया है, और प्रेसी को हमेशा हमेशा प्रेसी सीट के ऊपर ही लिखो, उसी का प्रैक्टिस कर दो जो बॉक्स दिया हुआ है। ये वाला प्रेसी है, द स्पिरिट ऑफ क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अर्लियर वैदिक टेक्स्ट दैट वी फाइंड इन वेदांता टेक्स्ट वाज डेवलप्ड फर्दर। प्रेसी को 2-3-4 बार अच्छे से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, उसके ऊपर आपको जो रफ पेज दिया है उसके ऊपर वो कीवर्ड से स्ट्रक्चर बना लो, और उसको फिर अपने वर्ड्स में लिखो। प्रेसी शुड बी रिटन इन योर ओन वर्ड्स, एज फार एज पॉसिबल ओन वर्ड्स। ओन वर्ड्स मतलब आइडिया कॉपी कर सकते हो, पूरा का पूरा इसको कॉपी मत करो। The spirit of critical reinterpretation of earlier Vedic texts that we find in Vedanta text was developed further, leading to the fuller critique and reforms in classical text of Jainism। मतलब क्या है, जो जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के टेक्स्ट है उसमें वेदांता टेक्स्ट का फर्दर रीइंटरप्रिटेशन हुआ है और क्रिटिक हुआ है, वेदांता को और ज़्यादा डेवलप कर दिया। वेदांता itself was a critical interpretation of Vedas, earlier Vedic text. This great ferment, especially Jaina and Buddhist one, occurred between 7th and 5th centuries before Christ, and had brought a new class of prosperous merchant। इसमें कौन ज्वाइन हुए, प्रॉस्परस मर्चेंट ज्वाइन हुए, बिसाइड्स द फ्री पेजेंट्री और मर्चेंट्स उसमें ज्वाइन हुए इन दीज एरियाज, 5th century before Christ, and had brought the new class of flourished mostly in areas now forming Bihar and Eastern UP में, वहाँ पे हुआ था। अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से न्यू प्रॉस्परस मर्चेंट्स बिसाइड्स फ्री प्रेजेंट्री ये एरिया में ज़्यादा थे। वेयर आर्यन सिविलाइजेशन वॉज रिलेटिवली न्यू, तब आर्यन सिविलाइजेशन वॉज रिलेटिवली न्यू एंड लेस परवाइजिव। द फाउंडर्स ऑफ दीज हेट्रोडॉक्स सेट्स वर क्षत्रियाज। फाउंडर्स जो थे क्षत्रियाज थे। हेट्रोडॉक्स मतलब जो ओरिजिनल चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करते उनको बोलते हेट्रोडॉक्स, क्षत्रियाज। एंड फॉलोअर्स मेनली थे वैश्याज। बोथ दिस सेक्ट्स डिड नॉट एंटायरली रिजेक्ट ब्राह्मणिकल वर्ल्ड व्यू, इन्होंने ब्राह्मणिकल वर्ल्ड व्यू को रिजेक्ट नहीं किया, एंड पॉलिटिकल आइडियाज़ को भी रिजेक्ट नहीं किया। दे अपीयर हाउएवर मोर डाउन टू अर्थ एंड रिलेटिवली लेस एब्स्ट्रैक्ट एंड एलिटिस्ट। वो कम एब्स्ट्रैक्ट और एलिटिस्ट थे, कम एलिटिस्ट थे। दिस पॉलिटिकल आइडियाज़ आर हार्डली न्यू व्हेन कंपेयर टू ब्राह्मणिज्म। हाउएवर इन व्यू ऑफ द प्लूरलिस्ट एंड नॉन वायलेंट टेम्पर, ये प्लूरलिस्ट थे, नॉन वायलेंट थे, टेम्पर ऑफ द जैन फिलोसॉफी, देयर theory of kingship would appear to be less idealist in terms of political thought and less inclined to what is called realism in modern theories of international relations. However, it appears that early Jaina thought was more tolerant of social autonomies. It was more tolerant of social autonomies than the two later Jain thinkers whose works are available with us. Earlier ये अर्ली वाले ज़्यादा टॉलरेंट थे, and briefly outlined above.
It is quite possible that early Jain thought was concerned more within what is now called as civil society than with the state. सो अर्ली जैनिक जो ट्रेडिशन थे, जैन थॉट था, इट वॉज मोर कंसर्न विद द सिविल सोसाइटी. इट वॉज मोर अबाउट अ सोसाइटी रादर दैन स्टेट, मतलब राज्य या देश. लाइक जैनिज्म, बुद्धिज्म टुक रिफॉर्मिस्ट स्टैंड. बुद्धिज्म ने रिफॉर्मिस्ट स्टांस लिया टुवर्ड्स द रिचुअलिस्टिक एंड एरिस्टोक्रेटिक फीचर्स ऑफ द अर्ली वेदिज्म. रिचुअलिस्टिक मतलब जो रिचुअल्स करते रहते हैं, और एरिस्टोक्रेटिक मतलब जो नोबेल्स है. कुछ लोग अपने आप को नोबेल्स और अपने प्रिविलेजेस के ऊपर सर्वाइव करना चाहते हैं और प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. ये फीचर्स को इन्होंने रिफॉर्म, बुद्धिज़्म ने, जैनिज़्म ने, दोनों ने रिफॉर्म करने की कोशिश किया, जो अर्ली वेदिज़्म ने था. दो नॉट ऑफ द लेटर वेदांता, ऊपर उपनिषदिक अर्ली वेदिज्म में था. ये लेटर वेदांता में हुआ या फिर उपनिषदिक वेदिज्म में नहीं था. अगेन फिनोमिनलिज्म, metaphysics, ethics, and epistemology of the Buddhism, like those of the Jainism, need not detain us here. ये कुछ भी नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये रिलेवेंट ही नहीं है इसमें. मेजर बुद्धिस्ट टेस्ट दी निकाय addresses among other the questions of origin and evolutionary profile of the state. In statements attributed to the Buddha, it postulates that to get out of the evil and degenerate ways of society, people gathered together and reasoned and resolved. लोग एक जगह पे आए, गैदर हुए, रीज़न किया और अपने इश्यूज रिजॉल्व किए, ऐसा बुद्धा ने बोला है. इसके ऊपर ये है इससे आपको ये समझना चाहिए कि इसमें कंपैरिजन क्या है. अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस, जिसको लेटर वैदिक ट्रेडिशंस, जिसमें जो रिफॉर्मिस्ट टेक्स्ट थे जैसे कि उपनिषदाज है और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के टेक्स्ट ने उसका थोड़ा सा क्रिटिकल स्टैंड लिया. इवन दो ये दोनों ट्रेडिशंस ने ब्राह्मणिकल वर्ल्ड व्यू को या अर्ली वैदिक वर्ल्ड व्यू को डायरेक्टली पूरा का पूरा कंप्लीटली डिनाई नहीं किया, लेकिन उसमें रिफॉर्म्स पक्का लेके आए, बिकॉज दीज वेयर प्लूरलिस्ट एंड नॉन वायलेंट टेम्पर जैनिज़्म में था. और इनके फाउंडर्स जो थे वो क्षत्रियस थे और फॉलोअर्स मोस्टली वैश्यास और फ्री पेजेंट्री था, क्योंकि इनका अप्रोच डाउन टू अर्थ था, कम एब्स्ट्रैक्ट था और एलिटिस्ट था. एग्जैक्टली क्या करना है पता था. और इन्होंने रिफॉर्म करते वक्त रिचुअलिस्टिक और एरिस्टोक्रेटिक फीचर्स जो थे अर्ली वेदिज्म के, उनको डिनाई किया गया. और मेजर बुद्धिस्ट टेक्स्ट दीग निकाय जो है उसमें ओरिजिन एंड इवोल्यूशनरी प्रोफाइल ऑफ द स्टेट के बारे में भी लिखा है. और बुद्धा के लिए जो स्टेटमेंट्स एट्रीब्यूटेड है, उसने बोला है कि लोगों में से एविल या फिर डिजेनरेट जो सोसाइटी के वेज है उससे डील करने के लिए लोग साथ में आ गए, गैदर हो गए, रीज़न किया और उन्होंने रीज़न करके ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक दे रिजॉल्व दीज इश्यूज देमसेल्फ. दिस इज़ द बेसिक एब्स्ट्रैक्ट एंड प्रेसी. इसको अपने वर्ड्स में लिखें. कितना वर्ड्स में लिखना है, ये 331 वर्ड्स है. मतलब इसका आप 90 वर्ड से लेके लगभग 130 वर्ड्स तक आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट इज़ नॉट अबाउट एग्जैक्टली 110 वर्ड में लिखना. इट इज़ मेनली अबाउट वो जो आइडिया है आपको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करना चाहिए. If you have any queries, you can contact on our contact number, new contact number 8530314222, 8530316222. कोई भी डाउट हो तो ये नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हो. वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि आपके पेपर आपको टाइम में मिले. जल्दी ही आपको पेपर सभी मिल जाएंगे. वेरी सून आई विल अपलोड द डिस्कशन वीडियो ऑफ 18th of October. आपको हम लोग ये जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे. अगर आपको अभी भी ज्वाइन करना है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो. डिस्कशन वीडियो देखने के बाद आप ये आंसर्स प्लीज़ फिर से देखिए, अपना क्वेश्चन पेपर देखिए, इसको फिर से इवेलुएट करने का कोशिश कीजिए और इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिए कि आपका गलतियाँ कहाँ होता है और ये गलतियाँ नेक्स्ट पेपर में अवॉइड कीजिए. 853031
622 853031 4222। ठीक है गाइज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अनअकैडमी के ऊपर ज्वाइन होना चाहते हो, 2 नवंबर से मेरा नया बैच शुरू है, मतलब कल से नया बैच शुरू है। इसमें क्रैश कोर्स भी आपका चल रहा है, अनअकैडमी प्लस के ऊपर चल रहा है। ये आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये बैच आपको 1600 रुपीज़ का है। ये प्रशांत YT10, ये रेफरल कोड यूज़ करने के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिलके 1440 को मिलेगा। इसमें एक महीने में 2 नवंबर से लेके एक महीने में आपको पूरा क्रैश कोर्स, पूरा पेपर 2 के बारे में सब कुछ डिटेल्स, इसमें बेसिक्स आपके कवर हो जाएंगे। ऐसे कैसे लिखना है, आर्ग्यूमेंट कैसे लिखना है, रिपोर्ट कैसे लिखना है, प्रेसी कैसे लिखना है, ग्रामर के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ये सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। एक महीने का ये क्रैश कोर्स है। और इसके साथ साथ जो हॉट टॉपिक्स है, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है, उसका प्रैक्टिस भी आपको इसके साथ मिलेगा। हॉट टॉपिक्स का प्रैक्टिस हम लोग सुबह 7 बजे करेंगे और जो बेसिक चीज़ें हैं हम लोग शाम को 4 बजे करेंगे। ये एक महीने में आपको मिनिमम 80 मार्क्स पेपर 2 में आ जाएंगे। इसका फीस 1600 रुपीज़ है। आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा CAPF CDS FCAT कैटेगरी के लिए। अगर आपके पास और अटेम्प्ट है, आप चाहिए तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। यू विल गेट 10% ऑफ। एंड माई नेक्स्ट बैच फॉर नेक्स्ट ईयर इज स्टार्टिंग ऑनलाइन ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म फ्रॉम जनवरी। और ऑफलाइन बैचेस जो आने वाले हैं ये सभी अभी जनवरी में शुरू हो जाएंगे। अभी तक गवर्नमेंट का परमिशन नहीं मिला। ये टेस्ट सीरीज़ का टाइम टेबल है। इवन दो ये टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 3, आप अभी भी ये टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी भी आप पूरे के पूरे टेस्ट दे सकते हो। आप चाहिए तो आपको अगर आगे के आने वाले टेस्ट देने हैं तो आप इनके भी टेस्ट दे सकते हो। जो दिए गए नंबर हैं उनके ऊपर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगे। इसके पेमेंट डिटेल्स मैंने शुरुआत में बता दिए थे। वही नंबर पे या ये आपके स्क्रीन पे जो QR कोड है उसी को स्कैन कर लीजिएगा और यही नंबर पे पेमेंट कर दीजिए। और कोई भी नंबर पे पेमेंट मत कर दीजिए, कोई गूगल पे, कोई भी इस पे फ़ोनपे के ऊपर कोई भी नंबर के ऊपर पेमेंट मत कीजिएगा। आपको पाथफाइंडर्स एकेडमी ये नाम दिखना चाहिए या फिर CAPF पाथफाइंडर्स ये नाम दिखना चाहिए। यही नंबर के ऊपर आप पेमेंट कर दीजिएगा। Thank you very much. If you have any queries, you can contact on 7420831018, 853031 4222, 853031 6222. Thank you very much. Jai Hind.